हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CTET 2021 के लिए और उत्तराखंड TET के लिए सक्सेस मास्टर बुक से क्लास अध्याय 4 जो है, ये अध्याय 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं बाल विकास का, जो हम उसका लिंक हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो इससे पहले हम जो है आनुवंशिकता और वातावरण उस पर बना चुके हैं। उससे पहले विकास के जो है सिद्धांत है और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसको भी बना चुके हैं। और पहला चैप्टर जो था विकास का अधिगम से वृद्धि एवं विकास, अधिगम के मतलब वृद्धि एवं विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, तो ये तीनों वीडियो हम बना चुके हैं। उसका वीडियो हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। ये अध्याय 4 है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो इस अध्याय 4 में देखिए क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। तो ये इसका नोट भी हम बनाए हुए हैं और ये आपको हम बुक पढ़ा रहे हैं, इसमें बुक पढ़ा रहे हैं और इसके अगले वीडियो में हम इसका नोट हम बना करके वो भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, समाजीकरण और इससे संबंधित सिद्धांत। ये देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सही बात है। बिना समाज के कोई भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में ही हमारा विकास होता है। समाज के संस्कृति, उसका सिद्धांत, उसके जो है वहाँ का कल्चर जो भी है, उसकी सभ्यता है, उसका हम पालन करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। समझ गए, यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि समाजीकरण केवल कौशल प्राप्त करना ही नहीं है, अनुकरण करना ही नहीं है, इसके अपितु क्या है, इसके माध्यम से हम समाजीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल सीखते हैं, अपने समाज के जो है रहन सहन सीखते हैं, उसका व्यवहार सीखते हैं, किस तरह का व्यवहार हमारे समाज में वो सीखते हैं। तो जैसे परोपकार करना, यानी किसी का मतलब सहायता करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना, ये सब कहाँ से हम सीखते हैं, ये सब हम समाज से सीखते हैं। इसके माध्यम से हम यहाँ देख रहे हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाजीकरण में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, परिवार है। परिवार से ही बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले स्टार्ट होता है। समझ गए, ये याद रखिएगा। तो समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक कौन सब हैं, 3 घटक हैं, परिवार, समाज और समुदाय। ये क्या है, परिवार के समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब रॉस के अनुसार कुछ परिभाषा है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। रॉस क्या बोले हैं, रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनके एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। समझ गए, रॉस क्या बोले हैं, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में जो व्यक्ति समाज में किसी का सहयोग करता है, उसमें हम की भावना का विकास होता है कि हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं, और उनमें एक साथ कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। समझ गए। अब दूसरा है किम्बल यंग के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। समझ गए दोस्तों। तो ये किम्बल यंग के अनुसार है। उन्होंने क्या बोले कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे समाजीकरण के संबंध से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं। तो समाजीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं जो निम्न है। पहला है स्वदर्पण का सिद्धांत, ये कूले दिए हुए हैं। स्वदर्पण का सिद्धांत कौन दिए थे? यह कूले महोदय ने दिए थे। यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार समाजीकरण अंतरक्रिया पर आधारित है। इनका कूले महोदय का कहना था कि समाजीकरण जो है ये अंतःक्रिया, यानी कि जिस तरह से वाइगोत्स्की बोले हैं कि समाज में क्या करना है, समाज में जो बच्चों का विकास होता है वो अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, अपने से बड़ों के संपर्क से होता है, सहयोग से होता है। उसी तरह से कूले महोदय ने भी कहे हैं कि समाज क्या है, समाजीकरण कैसे होती है, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। तथा यहाँ पे आगे देखिए आगे है समाज द्वारा अन्य, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे है समाज द्वारा, देखिए समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा का मतलब स्वयं के बारे में सोचना। स्वधारणा का मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है, स्वयं के बारे में सोचना, अपने प्रति जो विचार है वो क्या होता है, स्वधारणा विकसित होती है। कूले के समाजीकरण के प्राथमिक समूह में कौन सा आ जाते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन सा आ जाते हैं, देखिए परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल कूद इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। समझ गए क्या बोले कूले महोदय ने? परिवार जो है, हमारा आसपास जो है, खेल का जो समूह है, ये सब क्या है, हमारे प्राथमिक पाठशाला है ये समाजीकरण का। अब दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत, यह मीड महोदय ने दिया था। इनका जनक कौन है, मीड महोदय। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत का जनक कौन है, मीड महोदय। देख लीजिए यह सिद्धांत क्या है, मीड महोदय। इनके मतानुसार, चलो देखिए यहाँ पे हम हाइलाइटर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इनके मतानुसार क्या है, समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। इनके मतानुसार हम क्या करते हैं अपने समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। हमें अब जो कर्तव्य रहता है वो समाज में क्या करते हैं, निभाते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उनके बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं उसका समाजीकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। यानी कि मैं और मुझे के सिद्धांत में मीड महोदय ने कहते हैं कि समाज में हम क्या करते हैं, अपनी जब भूमिका निर्वाह करते हैं तो क्या होता है, हमें समाजीकरण की प्रक्रिया का धीरे धीरे जो उसकी समझ होती है वो हमें विकसित होने लगता है। और जब हमें मैं की भावना आती है तब क्या होता है, हम समाजीकरण क्या होता है, तब हमारा समाजीकरण तीव्र होने लगता है। इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मुझे के कारण सामाजिक गतिविधि से और प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे का मिश्रण ही स्व है, यानी कि खुद हैं। मैं और मुझे का मिश्रण क्या है, स्व है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है, न कि पृथक। ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, पूरक हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए अब क्या है, आगे देखते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अब क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम है। ये कौन है, महान दार्शनिक दुर्खिम। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। यानी समूह में जब हम अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना जब क्या होता है, जब समाज में हम अपना जो है योगदान देते हैं तो वही क्या हुआ, सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक कौन है, महान दार्शनिक दुर्खिम है। इनके कथनानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होती है, प्रत्येक समाज की अपनी विचारधारा होती है। उसके बाद मूल्य होता है, उसका भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है। प्रत्येक समाज की क्या होती है, अपना विचारधारा होता है, अपना संस्कृति होता है, वो सभी क्या है, एक प्रगतिशील रहता है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है।
तो देखिए, बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। क्या है समाज? क्या है समाज? न रुकने वाली प्रक्रिया। इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। जब बालक जन्म लेता है, जब परिवार के बाद जब समाज में जाता है, तो समाज में जब अंतःक्रिया करता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो समाज का आदर्श रहता है, उसका मूल्य, उसकी विचारधारा को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है और उस चीज़ को क्या करता है, वहाँ पे वो उसका अप्लाई करता है, वहाँ पे प्रयोग करता है। समझ गए? तो यही सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हो गया। चलिए अब आगे देखिए 4.1 में क्या है। अब आ गए समाजीकरण के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। तो देखिए समाजीकरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला है पालन पोषण। अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छा से नहीं हुआ, वो अगर उसको जो है, देखिए यहाँ पे बालक में समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रभाव प्रारंभिक जीवन में मिलता है, देखिए पालन पोषण का मतलब हो गया कि अगर हमारी आनुवंशिकता बहुत अच्छे घराने की है, अगर हमारा वातावरण अच्छा नहीं हुआ, हमारा पालन पोषण कहीं अच्छे जगह पे नहीं हुआ, वातावरण अच्छा नहीं रहा, तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है मतलब वो अच्छे, जो हम अच्छे फैमिली से आते थे वो नहीं रहेगा। जिस तरह से एक और उदाहरण लीजिए, जैसे अगर कोई IAS का लड़का है, अगर उसको हम अगर वो जन्म ले और उसको हम कहीं चोर जहाँ पे रहता है ज़्यादातर, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं रहता, वहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, वो उसी की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये पालन पोषण पर डिपेंड करता है। तो वहाँ का वो रीति रिवाज, वहाँ का संस्कृति वो सीख जाएगा। इसीलिए पालन पोषण जो है समाजीकरण को बहुत ही प्रभावित करता है। तो प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती है। तो देखिए, बालक जब बचपन में रहता है तो परिवार से ही क्या करता है, चोरी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकार, सहयोग, इस सब की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है, उसमें परिवार से। तो जब बालक का समाजीकरण स्टार्ट होता है तो ये सब चीज़ शुरुआत में अगर हम बच्चे को अच्छा से देंगे, उसको हम अपनी जो संस्कृति अच्छा देंगे, उसका रहन सहन अच्छा देंगे, वहाँ का वातावरण जो अच्छा रहेगा, वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, एक दूसरे से बात करने में क्या होगा, लचीलापन होगा, अच्छा स्वभाव रहेगा, तो क्या है, बच्चों में इस चीज़ की भावना विकसित होगा, तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर गलत वातावरण मिल गया, पालन पोषण गलत तरीक़ा से हुआ, तो क्या होगा, उसका वो चीज़ वो जीवन में कभी भी मतलब अच्छा नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित नहीं कर पाता। अब देखिए, कोई बालक है, अगर वो समाज की संस्कृति सभ्यता जो है, वहाँ का रहन सहन है, अगर उसमें वो समायोजित अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, व्यवस्थित नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, उसमें समाज के विरोधी आचरण उसमें विकसित हो जाता है। समझ गए? तो इसलिए पालन पोषण बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, दूसरा है सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति। जब पालन पोषण बच्चों को जब हम करते हैं, पालन पोषण के बाद जब सहानुभूति की बारी आती है, पालन पोषण करते समय हमें बच्चों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी कि कड़े स्वभाव में नहीं बात करना है। हमेशा जो है किसी के साथ, जैसे माता पिता हुआ, माता पिता में अगर लड़ाई होगा तो बच्चों में ये चीज़ आ जाएगी। इसलिए माता पिता को हमेशा सिंपैथी की तरह व्यवहार करना चाहिए, मतलब सहानुभूति वाला व्यवहार अपने बच्चों के साथ और खुद अपने साथ करना चाहिए। तो देखिए, पालन पोषण की भांति सहानुभूति भी बालक को समाजीकरण में गहरा प्रभाव डालता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, यानी अपनेपन की भावना विकसित होती है। अगर बच्चों में सहानुभूति हुई तो वो समाज के किसी भी गरीब व्यक्ति को देखेगा तो उसमें क्या होगा, सहानुभूति, अपनेपन की भावना आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण होता है। देखते होंगे बच्चा, जब किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप अच्छा से लाड़ प्यार से उसको बहुत अच्छे से मतलब बात करके उसको पास जाइएगा तो वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर कड़े स्वभाव से जाइएगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो यही होता है सहानुभूति। अब है सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है।
जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। समझ गए? तो सामाजिक शिक्षण में क्या सब आ गया? समाज में बच्चा जब जाता है, सामाजिक शिक्षण का आरंभ कहाँ से? परिवार से हो जाता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन एवं अन्य सदस्यों से क्या करता है? खाना पीना, रहना सहना, रहन सहन, यानी कि जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकारी, सब चीज़ कहाँ से सीखता है? परिवार से। परिवार से सीखने के बाद वो क्या करता है? ये सब चीज़ आगे के लिए क्या होता है? बेस बनता है, जो समाज में जाके उसका उपयोग करता है। अब है पुरस्कार एवं दंड। तो देखिए पुरस्कार एवं दंड में क्या है कि बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब बालक समाज के अनुकूल व्यवहार करता है, उनके अनुसार चलता है, तो क्या होता है? उसे दंड मिलता है, प्रशंसा मिलता है। लेकिन जब उसके विपरीत व्यवहार करता है तो क्या होता है कि उसको है दृष्टि से देखा जाता है, उसको गलत दृष्टि से उसको दंड मिलता है। तो ये हुआ। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसका क्या होता है? दंड मिलता है, उसके भय दिखाया जाता है कि तुम ऐसा नहीं करना है, दोबारा ऐसा नहीं करना है। अब है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम, बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं, क्षमताएं आदि क्या होता है? वंशानुक्रम से मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। समझ गए? अनुवांशिकता भी बालक को समाजीकरण में क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं परिवार। परिवार में देखिए बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है, इसलिए क्योंकि यहीं से समाजीकरण स्टार्ट होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए क्या करते हैं? प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग आदि के सामाजिक गुणों को क्या करते हैं? सीखता है। और यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। समझ गए? तो परिवार से ही बच्चा जो है सारा चीज़ सीखता है, परिवार से ही उसका समाजीकरण स्टार्ट होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, अगला है पड़ोस। तो पड़ोस में क्या है? नेबरहुड में देखिए पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब बालक परिवार से निकल के पास पड़ोस में जाता है तो वहाँ उसको कुछ बच्चे से, कुछ माता पिता से, कुछ मतलब अंकल आंटी, कुछ ग्रैंडफादर, बहुत सारे दादा दादी से उसको क्या होता है? संपर्क मिलता है बाहर के, परिवार के बाहर के आदमी से। तब वहाँ पे भी क्या होता है? एक बच्चों के साथ क्या होता है? उसको समूह बनता है, तो उस समूह का अपना समाजीकरण, उसका क्या होता है? अपना अलग रीति होता है। मतलब बच्चों का जब एक समूह बनता है तो उसमें क्या होता है? उसका अलग होता है सारा चीज़। तो वो उसमें भी क्या होता है? समाजीकरण का, सहयोग का गुण उसमें सीखता है। समझ गए? इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। अगर पड़ोस अच्छा नहीं है तो वो क्या होगा? बालक का विकास जो है वो व्यक्तित्व उसका क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, वो उसका बालक के बिगड़ने की संभावना होगी। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब आया स्कूल। स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण है बालक के समाजीकरण में। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल के विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्कूल में होता क्या है कि विभिन्न तरह के बालक आते हैं, विभिन्न समाज से आते हैं, विभिन्न समुदाय से आते हैं, विभिन्न धर्म के रहते हैं, सबका विभिन्न भाषी रहते हैं, बहुभाषी विद्यार्थी रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? बालक का समाजीकरण भी अच्छा से होता है। विभिन्न तरह के बच्चों के संपर्क में आते हैं, सभी का रीति रिवाज, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसके विश्वास सबका अलग अलग होता है। तो उस चीज़ को बालक क्या करता है? आदान प्रदान करता है, और उससे क्या होता है? उसका समाजीकरण बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो पाता है। यहाँ पे देखिए बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया क्या करते हैं, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसके स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। समझ गए?
स्कूल में क्या होता है, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दिया जाता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा मिलती है। यहाँ पे बच्चों का सामाजिकरण परिवार और पास पड़ोस से बेहतर होता है। यहाँ पे बच्चा विभिन्न तरह के बच्चों के संपर्क में आते हैं, टीचर के संपर्क में आते हैं, तो उससे क्या होता है, सामाजिकरण का उसमें विकास होता है, विभिन्न तरह की मान्यताओं का उसमें विकास होता है। समझ गए। तो परिवार में बालक को अनौपचारिक शिक्षा मिलता है और स्कूल में बालक को क्या होता है, औपचारिक शिक्षा मिलता है। तो अनौपचारिक शिक्षा वो हुआ जिसका हम टाइम लिमिट नहीं होता है, जिसका पाठ्यक्रम नहीं रहता है निर्धारित, तो उसे हम अनौपचारिक बोलते हैं। और औपचारिक जिसका टाइम लिमिट रहता है, जिसका पाठ्यक्रम तैयार रहता है, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अब बालक के साथी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए सामाजिकरण में। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए। बालक अपने साथी के साथ भी बहुत तरह के व्यवहार सीखता है। तो जब समुदाय के बारे में देखते हैं, 10 में क्या है, समुदाय। तो देखिए समुदाय की क्या भूमिका होती है, यानी कम्युनिटी की। बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। इससे प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्ण धारणाएं इत्यादि आती है। तो देखो दोस्तों, हमको जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे हाईलाइटर से, वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये सब हम बस डिटेल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम नोट बना करके आप लोगों को हम अगले वीडियो में देंगे। समझ गए। इसमें से भी आप जो जो अच्छा पॉइंट लगे आप उसको नोट कर लीजिए, हम एक एक करके बताते चलते हैं। चलिए देखिए, समुदाय समझ गए। समुदाय का क्या कर्तव्य है। समुदाय का कर्तव्य ये है कि वो अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, उसको समाजीकरण के लिए क्या करते हैं, समाजीकरण करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हैं। और जो जिस तरह से हो अपने समाज के बालक का समाजीकरण करता है, जो अपनी संस्कृति रहती है, सभ्यता रहती है, उस चीज़ के बारे में उसे क्या करते हैं, पूर्ण धारणा, उसके पास धारणा यानी विकसित करता है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं धर्म के बारे में। रिलीजन क्या है। देखिए धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म में कुछ संस्कार होता है, परंपरा, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। देखिए धर्म में क्या होता है, जैसे विद्यालय में विभिन्न तरह के बालक आते हैं, विभिन्न धर्म से आते हैं, तो जब बालक एक दूसरे के धर्म के संपर्क में आते हैं तो उसके रीति रिवाज, प्रत्येक धर्म का रीति रिवाज अलग है। जैसे मुस्लिम समुदाय क्या करते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू समुदाय मंदिर में जाते हैं। इसी तरह से सब अपने अपने मतलब जो उसका प्रसिद्ध स्थान उस वहाँ पर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, विभिन्न धर्म के बालक एक दूसरे के धर्म के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं, उसकी परंपरा, आदर्श, उसका मूल्य, उसको जानते हैं। इससे क्या होता है, उसमें उसके प्रति जो है मतलब जो संवेदनशीलता उसमें विकसित होता है। समझ गए। अब देखिए समाजीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा हम बता देंगे। ये क्या है, भी आया, हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये क्या है, प्राथमिक समाजीकरण, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। समझ गए। चलिए तो प्राथमिक समाजीकरण में देख लीजिए, यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। ये तो आधार कहाँ से सृजित होगा, तो ये आधार जब शुरुआत से ही सृजित होगा, तो शुरुआती कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण में कौन सा हो जाएगा, परिवार आ जाएगा। समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। शुरुआत कहाँ से करेगा, परिवार से ही करेगा। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में क्या माना जाता है, परिवार एवं मित्र भी की भूमिका होती है। समझ गए। प्राथमिक समाजीकरण क्या करते हैं, हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, तो इसमें क्या होता है, परिवार और मित्र आ जाते हैं। द्वितीयक समाजीकरण यानी गौण समाजीकरण बोलिए या द्वितीयक समाजीकरण बोलिए, एक ही है। ये क्या करते हैं, हमारे जब जो हमारा प्राथमिक समाजीकरण तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करता है, जब हम
से बाहर, परिवार से बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, पास पड़ोस में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो ये सब क्या हुआ, हमारा द्वितीयक समाजीकरण है। उस चीज़ का हम वहाँ पे विकास करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इसमें क्या करते हैं, बालक सामुदायिक रूप से सीखते हैं, समूह में सीखते हैं। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालय में होता है, खेल के मैदान में होता है, पास पड़ोस में होता है। ये सब चीज़ क्या है, द्वितीयक समाजीकरण हुआ। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब समाजीकरण की अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, इस अवस्था में कैसा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की अवस्थाएं देखिए। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। जिस तरह से विकास के बारे में पढ़े थे कि वो निरंतर चलती है और उसका भी क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। उसी तरह समाजीकरण भी जीवन परिवर्तन चलते रहता है और इसका विकास भी क्रमिक होता है। इस अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण के निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला है शैशवकाल, इन्फेंसी। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको लिख लीजिएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अनुकरण क्या है, अनुकरण से बालक का समाजीकरण बहुत होता है। वो क्या करते हैं, नकल करके किसी से सीखता है। समझ गए। और देखिए इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। क्या रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन की भावना दिखते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो कैसे खींचते हैं, तो हंस के, विभिन्न प्रतिक्रिया करके वो क्या करते हैं, दूसरे को अपने ओर आकर्षित करता है। अब आया प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या हुआ, शैशवकाल, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक हो गया। और ये 0 से 2 और ये 2 से 6। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है। आक्रामकता यानी कि वो तुरंत नाराज हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं मिला वो नाराज हो गया। आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति भी होती है, आपस में दोस्त के साथ लड़ जाएगा, भाई बहन के साथ लड़ जाएगा। अब देखिए अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति। अगर इस उम्र के बालक को आप पानी लाने के लिए बोलिए तो क्या बोलेगा नहीं हम नहीं लाएंगे, या नहीं तो वो क्या करेगा, उसके बदले कुछ मांगेगा कि हमें वो चीज़ दीजिए तब हम ये चीज़ करके देंगे। समझ गए। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है। अब उत्तर बाल्यावस्था में देखिए, लेटर चाइल्ड। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्या बोला, इस अवस्था में अन्य लोगों के साथ विचार और सुझाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हमें लोग अच्छा कहें। तो ये इसी अवस्था में होता है। आगे देखिए, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सहानुभूति की भावना का विकास हो जाता है। प्रतियोगिता की भावना मतलब कि वो इस तरह से ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा कर सकते हैं, तो ये प्रतियोगिता की भावना उसमें विकसित हो जाती है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास हो जाता है। समझ गए। अब आया किशोरावस्था। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।